आज का हमारा टॉपिक राइट फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो भी देखो, हम जो भी भोजन खाते हैं, अब पहले तो जब जंगल में रहते थे तो आदमी के लिए जो खाने के लिए जो मिलता था वो या तो कोई फल तोड़ के खा लेता था, या ज्यादा से ज्यादा कोई जो है ना गेहूं जो या जो भी उसको मिलता था उसको पका के खा लेता था, या मांस खा लेता था। यही तो होता था ना। लेकिन मिक्सिंग कोई नहीं होती थी, सिंगल फूड ही आदमी लेता था पहले, आपको पता ही है ये, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, आदमी के पास स्टोरेज की कैपेसिटी आने लगी, फ्रीज आ गए कि एक घर में जो है ना मल्टीपल चीजें, जब पैसा आया तो आदमी मल्टीपल चीजें खरीद सकता है, तो वो उसके पास वो साधन आ गए हैं। तो तब सवाल आता है कि फूड कॉम्बिनेशन, यानी कि वो अलग अलग तरीके के जो फूड्स होते हैं, भोजन होते हैं, उनको मिक्स करके खाता है। तो मैं आज आपको जो फूड कॉम्बिनेशन बताऊंगा, दो तरीके का फूड कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक आपके डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और दूसरा आयुर्वेद के हिसाब से जो ट्रेडिशनल हजारों साल से हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बताया उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फूड कॉम्बिनेशन देखते हैं, फूड कॉम्बिनेशन वो है कि हमारे डाइजेशन के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से आज के दिन किस तरह का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए और उसका आधार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फूड कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप 5 मिनट में एक बार डाइजेशन को समझेंगे। हम क्या खाते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? यानी कि अनाज। क्या खाते हैं? अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये अनाज है। क्या है? अनाज। दूसरी चीज हम क्या खाते हैं? प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज खाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या खाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसमें? जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे पनीर है, दही है, या और मिल्क से बनी हुई चीजें। दूसरा क्या है? नॉनवेज, जैसे चिकन, फिश, या और जितने भी आपके नॉनवेज आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आते हैं? दालें, ठीक है। तो उसके अंदर दालें, जैसे दालें हम मोस्टली जो है ना मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन, इस तरह की जो है ना हम दालें खाते हैं, ठीक है। तो इनसे हमारे क्या है, क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स। तीसरी चीज जो हम खाते हैं, फैट, यानी कि ऑयल और घी, ठीक है। और चौथी चीज जो है ना, हम मिनरल्स और विटामिन से रिलेटेड क्या खाते हैं? हम फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, और पानी पीते हैं। आगे समझ में? जितना भी भोजन आप लेंगे वो इन्हीं से मिलजुल के बनता है। डन? समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है कि इस भोजन को हमारे अंदर जो है ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ है, पाचन तंत्र, जो हमारे मुंह से शुरू होता है, यानी कि सबसे पहले हमारी नाक जो है स्मेल करती है, फिर हमारी जीभ टेस्ट करती है, दांत हमारे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, सलाइवा जो है ना उसमें मिक्स होकर म्यूकस जो है सलाइवा में वो मिक्स होकर उसको एक पल्प का रूप देता है, ठीक है ना। जीभ हमारा टेस्ट के साथ साथ उसको जो है ना मिक्सिंग का काम करती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर ये जो है ना हमारी फूड पाइप से होता हुआ कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। कहाँ पर है स्टमक? लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये फूड पाइप और यहाँ स्टमक में चला गया। अब स्टमक में क्या करेगा? वहां जब भोजन जाएगा तो वहां पर मेनली एक एसिड सीक्रेट होगा। वो जो है ना एसिड जो प्रो एंजाइम्स हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, उनको जो है ना एक्टिव बनाएगा। दूसरा
एसिडिक मीडियम पैदा करेगा और वहां पर मिक्सिंग और ग्राइंडिंग और स्ट्रोंग होगी। जो दांतों ने काम किया, जीभ ने काम किया, वही काम और ज्यादा वहां पर होगा और उसको और अच्छे से लिक्विड मीडियम बनाया जाएगा ताकि उसके ऊपर एंजाइम काम कर सके। आ गई समझ में बात? भाई जब आप एक चीज बताइए, जब आप कुछ भी खाते हैं, गेहूं चावल जो बाजरा जो भी खाते हैं, वेज नॉन वेज जो भी खाते हैं, तो आप खाते हैं तो उसको खाने के लायक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? पका के। बहुत सारी चीजें तो ऐसे हैं अगर आप पकाएंगे नहीं तो खाएंगे ही, खा ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी इसको भोजन को क्या कर रही है, ये डिफरेंट तरीके से उसको इस लायक बना रही है कि ये शरीर में यूज हो सके। समझ आया? ठीक है। फिर ये छोटी आंत में जाएगा, वहां पर फिर डाइजेशन होगा, वहां पर फिर वो छोटी आंत उसको न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगी, चूस लेगी। फिर बड़ी आंत में जाएगा, वहां पर भी जो है ना, जो बचा खुचा थोड़ा सा पानी वगैरह है उसको चूस लेगी बड़ी आंत। फिर जो है ना जो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा जो बच गया। इतना समझ में आ गया? ये एक डाइजेशन का। अब सवाल आता है कि जो भी हम भोजन करते हैं, सबसे पहली चीज है टाइप ऑफ द फूड कॉम्बिनेशन। राइट फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो किस बात पर निर्भर करता है? टाइप ऑफ द फूड। टाइप क्या होगी फूड की? कौन सी टाइप के ऊपर निर्भर करेगा फूड? कि वो हैवी है कि लाइट है, ड्राई है कि ऑयली है, ठंडा है कि गर्म है। इन चीजों के ऊपर, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, उन पर निर्भर करता है फूड कॉम्बिनेशन। ये तो पहली चीज आ गई। आगे समझ में बात? दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? वो है टाइम ऑफ डाइजेशन, कि जब भोजन हमारे अंदर जाएगा तो किस भोजन में कितना टाइम डाइजेशन का लगता है, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं राइट फूड कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के लिए। इतना समझ आया? अब अगर आप देखेंगे, अब एक कॉम्बिनेशन देखें हम, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि जो स्टार्च होते हैं या शुगर के जो फूड होते हैं, उनके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, अनाज में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि स्टार्च ज्यादा होता है। साधारण भाषा में समझे, शुगर ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन है, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, फैट के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये तीन फूड ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन अगर हम देखें कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो गेहूं क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट, जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट। चावल क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट। जौ क्या है? बाजरा क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है ना, अगर इनके साथ हम हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, जैसे दाल के साथ क्या ले लिया? चावल ले लिया। दाल के साथ हमने नॉनवेज, रोटी के साथ क्या ले लिया? नॉनवेज ले लिया। यानी कि वो फूड जो पहले से ही एक मात्रा में, एक प्रोटीन हाई है और दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हाई है। ठीक है। तो ऐसा अगर हम करेंगे, जैसे दूध के साथ रोटी ले ली, ठीक है ना, इसी तरीके से ये जो फूड है, ये क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, ये आपस में नहीं चल सकते। अगर हम ये लेंगे तो हमारे डाइजेशन में दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या हुआ? दाल चावल क्या है? एक अच्छा फूड कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। तभी तो मैक्सिमम बीमारियां हैं। तब तो आप
मैं गारंटी देता हूं 100 में से 99 लोगों को आज के दिन कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस है, चाहे एसिडिटी है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है। 100 में से 99। ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये है। और इनमें भी एक है जो दालों में जो किंग है, किंग ऑफ पल्सेस बोला जाता है। कौन सी दाल है ना? काली वाली दाल। कौन सी दाल? उड़द की दाल। कौन सी दाल रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा कौन सी खाई जाती है? उड़द की दाल मखनी। हाईएस्ट दालों में जो है उड़द की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन जिनको खाना है उनके लिए बहुत वो है उड़द की दाल। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसका। उड़द की दाल, दाल मखनी और जो चावल है ना, आपके लिए बहुत ही यानी कि एक तरह से जहर का काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अब बात रही खिचड़ी। ठीक है ना, मूंग और जो उसकी बनती है वो खाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि मूंग की दाल सबसे हल्की दाल होती है। प्रोटीन की जो मात्रा है वो उसके अंदर कम होती है, इसलिए जो है ना उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए बीमार आदमी को खिचड़ी दी जाती है, पर वो खिचड़ी बहुत पतली होती है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर वो लेंगे, ठीक है ना, तो वो भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन कम मात्रा में वो फायदेमंद है, खाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो कॉम्बिनेशन हो गया उड़द की दाल स्पेशली, बाकी दाल फिर भी खाई जा सकती हैं। उड़द की दाल रोटी के साथ, और उसको हम तो और कमाल करते हैं। मैंने एक चीज और बताई, हाई फैट। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप कभी भी देख लो, ये हो ही नहीं सकता, चाहे वो मैं खुद ही हूं, चाहे कोई भी, कोई किसी का डाइजेशन परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर मैं आज रेस्टोरेंट में जाऊं और मैं दाल मखनी, लच्छा पराठा और कढ़ाई पनीर, ये तो एक कॉमन ऑर्डर है जो ज्यादातर लोग देते हैं कि भाई आप अगर रेस्टोरेंट के मेनू को देखोगे तो उसमें एक पूरी लिस्ट मिलेगी पनीर के आइटम। ठीक है ना, वो जो है ना कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर है और गार्लिक पनीर है, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो मिलती है लिस्ट। अब उसके साथ तो ये हो गया, और एक ये मिलेगी सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में जो दाल खाई जाती है ना, वो कौन सी खाई जाती है? दाल मखनी खाई जाती है। ठीक है ना, अब आप देखो, एक एक्सट्रीम हमने किया दाल का जो कि किंग है, ठीक है, दालों की। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, मिल्क प्रोडक्ट में अगर देखें तो सबसे हैवीएस्ट आइटम क्या है? पनीर। ठीक है ना, तो दूसरा हमने क्या लिया? पनीर। और तीसरा जो है ना हमने क्या लिया? लच्छा पराठा, और साथ में हम जो है ना राइस भी मोस्टली मैंने देखा है, लोगों को देखता हूं लेते ही है। ठीक है, अब चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप अगर वो खाएंगे विद इन 30 मिनट्स आपको कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, गैस बननी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, या कुछ और होना शुरू हो जाएगा, और अगले दिन सुबह जब उठेंगे और प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी, उठने में भी दिक्कत होगी। ये पहली जो चीज है जो होती है। अब क्या होता है, अब आप देखें, उस दाल मखनी को टेस्टी बनाने के लिए, उस कढ़ाई पनीर को टेस्टी बनाने के लिए उसने मिर्च मसाले वो तो डाले ही डाले हैं, साथ में भरपूर मात्रा में क्या डाला है? घी या तेल। अगर वो नहीं डालेगा आप खा नहीं सकते उसको। उसका जो टेस्ट जो है ना, उसको टेस्टी, ऊपर से क्रीम डालता है। ठीक है, यानी कि मैंने बताया जो वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन है, वो वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन क्या है? ये तीनों चीजों का एक साथ मिश्रण, हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट। अगर तीनों को मिक्स कर देंगे तो ये सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशन है। इन दो को भी मिक्स करेंगे तो भी ये खराब फूड कॉम्बिनेशन है किसी भी। अब मान लो आपने एक लिया पराठा और ऊपर से मक्खन, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे
क्या चेंज कर रहे हो? हैं? हाँ, अगर आप ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी डाइजेशन में, और अकेली डाइजेशन में नहीं आती, ये लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो समझ में आ गया पहली चीज कि राइट फूड कॉम्बिनेशन में जो हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट जो डाइट हैं वो सूटेबल नहीं है, और स्पेशली हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है और हमें वो नहीं करना चाहिए। तो कभी कभार अगर आपको खाना है तो आपको चेंज अपने अंदर क्या लेके आना पड़ेगा कि अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो कभी भी जो है ना वहां पर दो चीजें कभी भी ऑर्डर मत करो। अगर आप दाल मखनी आपको पसंद है, एक बार खाना चाहते हो तो आप खा लो, लच्छा पराठा ले लो या कोई भी जो भी है आप ले लो, ठीक है ना, लेकिन पनीर का आइटम मत करो। जैसे मैं कभी भी रेस्टोरेंट हम जाते हैं खाने खाते, ठीक है ना, हमें अगर दाल खानी होती है ना तो हम दाल ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अगर हमें यूं होता है कि नहीं जी अब क्या पनीर की कोई चीज लेनी है तो फिर हम जो है ना पनीर और उसके साथ वो खाएंगे, यानी कि आइटम रेस्टोरेंट में एज मिनिमम एज पॉसिबल, पैसे भी बचेंगे, ठीक है ना। नहीं तो कि मैं अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं तो नॉर्मल है कि रेस्टोरेंट बिल इतना ज्यादा आता है, ठीक है, और ऊपर से चलो बिल तो भाई आप कमा रहे हैं तो भुगत लेंगे, ठीक है, लेकिन जो शरीर खराब होता है ना फिर अपने 10 दिन तक लगे रहना फिर उसको ठीक करने में, है कि नहीं है। तो इसलिए ये जो फूड कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही खराब है। दूसरा फूड कॉम्बिनेशन फ्रूट्स, ये मैं मॉडर्न उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। फ्रूट्स का जो डाइजेशन का टाइम है 20 to 30 मिनट्स ज्यादातर फ्रूट का है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे का है। फ्रूट किसी भी फूड के साथ खा ही नहीं सकते। अगर अभी आपने फ्रूट खाया है तो कम से कम आधे से 1 घंटे बाद, बेटर तो यह है कि 1 घंटे बाद आपको कुछ भी खाना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी ठीक नहीं है फ्रूट का, क्योंकि उसका फ्रूट का जो कॉम्बिनेशन है वो इस वजह से है क्योंकि दो फूड अगर आप डिफरेंट टाइम जिनका डाइजेशन का है अगर एक साथ लेंगे तो वो दोनों का डाइजेशन खराब हो जाएगा, गैस एसिडिटी इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। तो फ्रूट ना तो जस्ट खाने से पहले, ना खाने के साथ और ना खाने के बाद। तो फ्रूट का जो है अगर खाने से पहले खाना है तो बेटर है कि 1 घंटा पहले खाएं। फ्रूट कोई भी खा लिया आपने, 1 घंटे बाद अपना जो है ना खाना ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में वो क्लीन हो जाता है, साफ पेट से निकल जाता है। लेकिन अगर आप खाने के साथ कोई भी फ्रूट नहीं चलेगा, और खाने के बाद 2 घंटे से पहले, मिनिमम 2-2.5 घंटे से पहले फ्रूट नहीं खाना, ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये मैंने बताया खाने के ड्यूरेशन के हिसाब से। दूसरा, रोटी और चावल दोनों एक साथ नहीं खाने चाहिए। या तो आप चावल ही खाओ या रोटी खाओ, दोनों एक साथ खाएंगे तो आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, स्टार्च का जो इंटेक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगली जो चीज है, दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी के साथ भी नहीं है। एक चीज ले सकते हो दूध का अगर कॉम्बिनेशन आपको करना है तो मैंगो शेक, वो उसके साथ मतलब मैच करता है, ठीक है। नहीं तो दूध का बनाना शेक सबसे ज्यादा खतरनाक है। बनाना मतलब, एक बनाना का मतलब है 2 रोटी, इतनी उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। और ऊपर से दूध एक हाई प्रोटीन डाइट है, और दोनों का मिक्स करना सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो फ्रूट में दूध के साथ एक ही फ्रूट चलता है, क्या? मैंगो। तो मैंगो शेक वो ले सकते हैं। दूसरा जो आपका फूड कॉम्बिनेशन है, ये तो मैंने मॉडर्न उसके हिसाब से मैं बताया। सब्जियां जो है ना वो हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ भी चलती हैं, हाई प्रोटीन के साथ भी चलती हैं, फैट के साथ भी चलती हैं। सब्जियां कोई भी कैसे भी खा
खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सबके साथ है सब्जियों का, ठीक है ना। पर दूध का कॉम्बिनेशन उसके साथ भी नहीं। दूध एक कंप्लीट फूड है, कंप्लीट। वो हमेशा क्या लेना चाहिए? अकेला लेना चाहिए। कुछ ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद की जो डाइट को लेके सोच है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। मॉडर्न साइंस में इतनी चीजें वो आई नहीं है अभी। मॉडर्न उसमें डाइट में सिर्फ कैलोरी और ये 2-4 चीजें ही होती हैं, ज्यादा है ही नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में डाइट को लेके पहली बात तो यही है कि एक विरुद्ध आहार आपका डाइट में है, आपकी प्रकृति के अगेंस्ट। अगर आप वात है तो वात की डाइट, पित्त है तो पित्त की डाइट, कफ है तो कफ की डाइट, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन की डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक आयुर्वेद का अलग एक मैटर हो गया, अपनी प्रकृति चेक करके उसका वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे तो बहुत आयुर्वेद कहता है खतरनाक है, और ये आज के दिन इनके ऊपर बहुत रिसर्च भी चल रही है और ये प्रूव भी धीरे धीरे होता जा रहा है कि हाँ ये ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है, और इन कॉम्बिनेशन से हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सबसे पहले देखो, एक प्रिंसिपल मैं हमेशा बोलता हूं, दूध का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी नहीं है। इवन दो चाय में भी दूध का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है, जैसे प्याज और दूध। बहुत सारे लोग लेते हैं, भाई आप सैंडविच बनाते हैं उसमें प्याज डालते हैं, साथ में दूध लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आप जो है खाना खा रहे हैं, जो खाना के साथ जो है सैलेड ले रहे हैं, कई दो लोग दूध भी लेते हैं साथ में, ठीक है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे 100% स्किन प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। सोराइसिस होना, खुजली होना, ये होना होंगी ही होंगी। तो ये कटहल और दूध, कटहल की सब्जी खाते हैं, उसके साथ दूध बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर इसके बाद जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके साथ दूध, खट्टे हैं, ठीक है ना, दूध एल्केलाइन है, अगर उनके साथ लेंगे तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जो एक ही फट्टा फ्रूट चलता है दूध के साथ वो है आंवला। ये आयुर्वेद में बताया गया, आंवला लिया जा सकता है, ठीक है ना, बाकी कोई भी फ्रूट नहीं लिया है। और मेरा तो मानना यह है दूध हमेशा क्या करना चाहिए, पहले देखो आज दूध से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। पहले बात, पहले जो बच्चे दूध पीते थे, जो जैसे हम बच्चे थे, हमने जो दूध पिया, मैंने जो दूध पिया है, अगर मान लो मैं बताऊं मैं, ठीक है ना, उबाल के दूध कभी नहीं पिया मैं, बचपन में उबाल के नहीं पिया। गाय का, भैंस का दूध निकला, ठीक है ना, निकलते निकलते ही, ठीक है ना, ग्लास लिया और पी लिया। वो सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का दूध होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वो है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जो दूध आ रहा है वो तो सारा जो है उबाल के ही पीना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे भी उस दूध को निकालने के बाद रख दिया तो फिर जो है ना उसके अंदर बैक्टीरिया और ये सब हमला बोल देते हैं, तो फिर उबालना जरूरी है। लेकिन दूध, और मैं एक बहुत ही हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, दूध छोड़ना मत, नहीं तो मरना निश्चित है। चलो मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ना मरे और ना जिए। अंधाधुंध नेचुरोपैथी को फॉलो मत करना। मैं सही में बता रहा हूं, मैं पूरा एक लेक्चर लूंगा नेचुरोपैथी के ऊपर, ठीक है ना। जिस बहन भाई का वात प्रकृति है ना, वो नेचुरोपैथी की तरफ देखना भी मत, नहीं तो मर जाएगा। उनके लिए नेचुरोपैथी है ही नहीं। नेचुरोपैथी बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, एक इनकम्प्लीट साइंस है, इनकम्प्लीट साइंस। उसमें कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है। कुछ चीजें नेचुरोपैथी की बहुत बढ़िया हैं, जैसे उपवास। नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा उपवास क्या है? उपवास बहुत अच्छी है, लेकिन डाइट वर्स्ट है। डाइट उसकी नेचुरोपैथी के हिसाब से डाइट लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। स्टार्टिंग में तो आपको यूं लगेगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने की आदत है, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगेगा वेट भी कम हो गया, बीमारी भी मिट गई, मेरा ये मिट गया। अरे कितने लोगों का मिटा, ये तो दिखाओ मेरे को। मैं हमेशा जब कोई प्लान किसी को देता हूं, चाहे कैंप होता है, चाहे मेरा कुछ भी होता है, डायरी देता हूं कि नहीं देता हूं? उससे क्या पता चलता है?
उससे बंदा रोज लिखता है डाइट, और वो उसको क्या दिया, क्या खाया, क्या उसके ऊपर आप लिखते हैं ना, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, ये सारी चीजें लिखते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है। नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें तो सीधा सा होता है भाई 12-1 बजे तक जो है ना अपना जो है ना कच्चा खाना है, उसके बाद अपने जो है ना वो चोकर की रोटी और वो रोटी खाना है। इतना इम्बैलेंस्ड डाइट होती है ना नेचुरोपैथी की, बहुत इम्बैलेंस्ड डाइट होती है। और दूसरी बात, नेचुरोपैथी में सीखने का कुछ है ही नहीं, उसके लिए कोई बड़ा जो है ना वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। रिजल्ट मैं गारंटी से देता हूं 10% से ज्यादा नेचुरोपैथी में रिजल्ट नहीं आते, और वो किन लोगों के आते हैं जब उनकी प्रकृति को, भैया 100 आदमी को अगर आप दोगे तो 10% लोगों को तो प्रकृति सूट करेगी ना, उन जिनको सूट करेगी। वात और पित्त वालों का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा नेचुरोपैथी से, ठीक है ना। कफ वालों को सूट कर जाएगी, क्योंकि वो कफ वालों को डाइट से कोई फर्क है ज्यादा पड़ता नहीं है, कम खाएंगे वेट कम हो जाएगा, बीमारी मिट जाएगी, डायबिटीज मिट जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मिट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बाकी का क्या होगा, आपको पता है वात वालों की दर्दें कितनी बढ़ जाएंगी, भयंकर बुरा हाल हो जाएगा। हर बंदे को स्प्राउट्स, नेचुरोपैथी वाले क्या कहते हैं कि सारे जो है ना 4-5 जो है ना सलाद लेके प्लेट में काट लो और खाओ। आपको पता है खीरा और टमाटर का भी मेल नहीं है, वो दोनों खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे जो नारियल भी डालते हैं नेचुरोपैथी वाले, नारियल पता है ठंडा होता है, वात वालों के है ना जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेठे का जूस पिलाते हैं, घिया का जूस पिलाते हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है इससे, घुटने खराब होने ही होने हैं। क्योंकि आपको पता है पेठे का जूस और घिया का जूस क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से क्या है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए अंधाधुंध नेचुरोपैथी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फिर उड़द की दाल और दही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है भाई। उड़द की दाल, क्या खाते हो आप, दही बड़ा खाते हो, है दही बल्ला खाते हो ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये हेल्थ खराब करता है बस। तो इसीलिए सब बीमार हैं। देखो मैं तो वैसे तो देखो मैं ये बोलता हूँ, दूध के साथ तो मैं कॉम्बिनेशन में किसी का बोलता नहीं, दूध हमेशा अकेला ही लेना चाहिए। हाँ कभी कभी अपना मैंगो शेक पी लो, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंगो क्या है, एक मीठा जो है ना वो है, तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट की मीडियम मात्रा है, तो वो भी उसमें लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, दही के कुछ कॉम्बिनेशन है खीर के साथ, जैसे हम नहीं कहते हैं कि पहले हम रेस्टोरेंट में भी आज एक फैशन सा हो गया है। पहले आज देखो रेस्टोरेंट में मोस्टली, आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में मैं जाऊंगा ना, पहला काम मेरा पता है क्या होता है, एक राउंड लगाता हूं मैं सबकी उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, कहीं भी मैं जाऊंगा मैं देखता हूं क्या खा रहे हैं लोग ज्यादातर यहाँ पर, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों का जो रेस्टोरेंट में जो है ना मैं देखता हूं आइटम किस तरीके के होते हैं, नान या लच्छा पराठा या कोई भी पराठा, मतलब पराठा और नान, रोटी तो मिलेगी नहीं वहां पर, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है ना, पहली चीज ये मिलेगी। दूसरी चावल पुलाव या जो भी है मिलेंगे, एक दाल मिलेगी मोस्टली दाल मखनी होगी, एक पनीर का आइटम होगा, ठीक है ना, और रायता होगा, दही या रायता होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, अचार होगा, सिरके वाला प्याज होगा, ठीक है ना। ज्यादातर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हर टेबल के ऊपर यही नजर आएगा, कोई मेरा जैसा एक आधा होगा उसके ऊपर जो है ना दो चीजें मिलेंगी बस, नहीं तो सबकी टेबल पे ये मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अब जैसे हम दही खा रहे हैं, अभी ये दही, अब देखो, अच्छा उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल सीधी सी बात है कि स्वीट डिश आनी है, ठीक है ना। अब मोस्टली जो रेस्टोरेंट में खीर आनी है, तो दही और खीर, अगर आपने अभी दही खाया और खीर खा रहे हैं, वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। दही का और दूध का, दही का और पनीर का वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। हम रायता खाते हैं,
पनीर की सब्जी खा रहे हैं साथ में, वो भी कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। खरबूजे, तरबूज और दही, ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। ठीक है, दही का और नमक का वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। नमकीन लस्सी जो पीते हैं ना अब, वो बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए। दही में सेंधा काला नमक तो फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, ये टेबल सोल्ट तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे बेस्ट होता है दही में या तो कुछ भी मत डालो, ठीक है, अगर डालना ही चाहते हो तो खांड डालो, गुड़ डालो, शक्कर डालो, ठीक है ना, ये सूटेबल है, ये सूटेबल है। दही में मीठा सूटेबल है, ठीक है ना, लेकिन दही में नमक जो है ना पॉइजन का काम करता है। तो मीठी लस्सी पी लो, नमकीन सोल्टेड जो लस्सी है वो नहीं पीना। उड़द की दाल और दही का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। केला और दही भी खाते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, ठीक है ना, वो भी बहुत खराब है। और नॉनवेज और दही का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, ठीक है। अब आप देख लो, ये छोटे छोटे सुधार करने हैं, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी फूड कॉम्बिनेशन में। फिर है हनी। एक तो गर्म नहीं करना हनी को, गुनगुने पानी में लिया जा सकता है, लेकिन गर्म पानी में हनी नहीं डालना। कोई भी चीज हो गर्म में नहीं डालना हनी को, ठीक है ना, गुनगुनी या ठंडी, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। मूली के साथ कभी भी हनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंगूर के साथ हनी नहीं हो, ठीक है। और घी के साथ हनी नहीं होता, ठीक। ठंडे पानी का और कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे पीनट्स। अगर आपने मूंगफली खाई है तो ठंडा पानी नहीं पीना, गला खराब होना ही होना है। फिर आपने घी अगर या ऑयली कोई भी चीज खाई है तो ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है। तरबूज, खरबूजा, अमरूद, ये खा के पानी, ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है ना, तुरंत जो है ना आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। खीरा खा के ठंडा पानी नहीं पीना। जामुन, ककड़ी या गर्म दूध पी के ठंडा पानी नहीं, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। फिर है खरबूजे के ऊपर मूली के पत्ते, लहसुन, दूध और दही, ये सूटेबल नहीं है। अच्छा, प्याज का और दही का बहुत अच्छा मतलब वो है कॉम्बिनेशन है। आप कितने प्याज खाओ कोई दिक्कत नहीं है, दही के साथ आप प्याज का वो बना के, रायता बना के ले सकते हो आप। तरबूज के साथ पुदीना नहीं लेना और ठंडा पानी नहीं लेना। चाय के साथ, चाय अगर लेते हैं तो ककड़ी और खीरा जो होते हैं ये नहीं लेना। बनाना शेक, दूध के साथ अंडे, ठीक है ना, और नॉन वेज के साथ दूध, ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताया जनरल कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये आप फूड कॉम्बिनेशन करेंगे तो कोई ना कोई बीमारी हमारे को आज नहीं तो कल लगेगी ही लगेगी। तो एक तो मिल्क जो है ना, मिल्क वो एक कंप्लीट फूड का काम करता है और वो छोड़ना नहीं चाहिए। हर आदमी को कम से कम, एडल्ट को 2 गिलास, बच्चे को 2 किलो दूध पीना चाहिए रोज। हाँ, 2 किलो। हड्डियां मजबूत होंगी भाई, हड्डियां मजबूत होंगी भाई, नहीं तो कहां से हड्डियां, सारी उम्र जो है ना, हड्डियां तो देखो आपकी 20-21 साल तक जो हड्डियां मजबूत हो गई, ठीक है ना, उसके बाद नहीं होंगी। और ये कहते हैं, ये नेचुरोपैथी वाले जो तर्क वितर्क देते हैं ना बहुत सारे, हाथी दूध नहीं पीता, घास फूस खाता है, सबका जेनेटिक जो मेकअप होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हाथी शेर वाला काम थोड़ी करेगा, हाथी आदमी वाला काम थोड़ी करेगा, ठीक है। तो सबकी फिजिकल जो पावर किसको, अब एक बात बताइए मेरे को, शेर क्या खाता है? सिर्फ मांस खाता है ना, उसको प्रोटीन मिलता है कि नहीं, वो विटामिन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? उसको उसकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी हड्डियों को जो है ना विटामिन चाहिए कि नहीं चाहिए? विटामिन बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, सारे चाहिए ना। उसको कहां से मिलता है मेरे को ये बताइए? उस मांस से ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन वो जब मांस खाता है जिंदा मार के उसी टाइम पर खाता है तो उसको वो सारी चीजें उससे मिल जाती है, और वो जिस मात्रा में खाता है उसको वो मिल जाती है।
ठीक है ना, हमें उससे वो नहीं मिलेगा वो चीज, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो इस तरीके का है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उस मांस से सारे विटामिन मिनरल सब कुछ ले सकता है, लेकिन इंसान नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए अब ये जो बहुत सारे जो तर्क दिए जाते हैं ना, अब देखो दूध है, मिल्क एक कंप्लीट फूड है, और दूध छोड़ने से आज नेचुरोपैथी वाले कितना दुनिया का नुकसान कर रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते। अरे 100 में से 70 लड़कियों को जो है ना पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। और भी बता रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, घी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने घी छुड़वा दिया, दूध छुड़वा दिया, ठीक है ना, अब जो है ना किसी लायक बची नहीं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर मैं डिटेल साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊंगा, आप सोच के देखिए, दूध की पावर समझिए आप। देखो मैं धर्म के उसमें नहीं जाऊंगा कि दूध के ऊपर बछड़े का ही हक है। आपको पता है बछड़ा उतना दूध पी नहीं सकता, जितना गाय भैंस दूध देती है ना, उसका बच्चा उतना दूध नहीं पी सकता, वो वेस्ट होता है। कोई भी ऐसा डेयरी वाला नहीं होगा, कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो उसके बछड़े को दूध ना पिलाएगा ही पिलाएगा। क्यों पिलाएगा? क्योंकि उसको भी उससे जो है ना आगे दूध लेना है, उसको भी आगे उसको बेचना है, और जब वो ताकतवर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो कैसे बिकेगा वो? ठीक है ना, इसलिए हर एक वो देता है। तो दूसरी बात, अब सोच के देखिए एक बात, सिर्फ मां का दूध पी के बच्चा पहले 6 महीने 1 साल, और अगर उसको कुछ भी ना दे 6 महीने तक, सिर्फ मां का दूध पी के इंसान का बच्चा जो है ना कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, आप सोच के देखिए। उसी तरीके से आप किसी भी जानवर के बच्चे को देखना कि उसका 2-3 महीने के अंदर दूध पी के छोटे से बच्चे से कितना बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब पावर किसके अंदर है? दूध के अंदर है कि नहीं है? अगर वो दूध हम भी अगर पिए तो वो पावर हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। दूध कुछ % लोग हैं, और वो तो हर फूड के लिए है, जिनको डाइजेशन नहीं हो रहा है, दूध सूट नहीं कर रहा है। 2-4% लोग हैं जिनको दूध, वो एंजाइम जो दूध को डाइजेस्ट करते हैं वो नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, उनको नहीं पीना चाहिए। मैं तो कहूँ चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, ठीक है ना, बच्चे को 2-3 किलो दूध देना चाहिए कम से कम डेली। उसका मेन फूड क्या होना चाहिए? दूध। मैं तो अपने बच्चों को बहुत दूध पिलाता हूं, ठीक है ना, रियली में जो है ना उनका अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी फिक्स है 2-2.5 किलो जो है ना दूध डेली पीते हैं वो। और बचपन में तो बहुत ही ज्यादा, हमने खुद ही उनको छूट दे रखे, जितना दूध पी सकते हो पियो बस, ठीक है ना, और दूसरी चीजें कम करो और दूध ज्यादा पियो, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ आती है, उससे ताकत आती है, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और हड्डियां फिर वो सारी उम्र काम आती है फिर, क्योंकि बाद में इतना जो दूध अगर ज्यादा भी पिएंगे तो भी कोई काम ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि जितनी आपकी बचपन में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ना हड्डियां, उतना बढ़िया है। संडे को जरूर आया करो, ठीक है, क्योंकि एक तो उसमें सबसे पहले मेडिटेशन होती है, ठीक है ना, तो उसे मोटिवेशन मिलता है। पहले मेडिटेशन होगी, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन होता है किसी ना किसी टॉपिक पे, फिर जो है ना आपका जो है ना एक किसी न किसी उसके ऊपर जो है फूड पे या किसी बीमारी पे या किसी न किसी के ऊपर हम बातें करते हैं, ठीक है। तो इस फूड कॉम्बिनेशन को अपनाओ आप और अपनी हेल्थ को ठीक करो। ये मानो।